कभी तुमने सोचा है कि वाई यू नीड दैट मच सक्सेस, वाई यू नीड दैट मच मनी, दैट पावर, दैट फेम? इसलिए नहीं कि आपको वो खुद के लिए चाहिए, बट इसलिए कि दूसरे लोग उसको देख सकें। एंड इट्स नॉट यू, एंड इट्स योर राहु इटसेल्फ। और आज हम इसी राहु की बात करेंगे मेरे द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग से। बट पेंटिंग डिस्कस करने से पहले हमें राहु के बारे में जानना होगा कि एक राहु डोमिनेट पर्सनैलिटी होती किस तरह की है, और उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ पे। तो हुआ यूं कि एक बार असुरों ने सारा जो आपका स्वर्ग था उसे भी जीत लिया, मतलब तीनों लोगों में असुरों का ही राज था। तो जितने भी देवी देवता थे वो सारे परेशान हो गए, एंड वो जाते हैं सारे के सारे ब्रह्मा के पास और उनसे कहते हैं कि कुछ कीजिए ताकि हम असुरों को हरा सकें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको समुद्र मंथन करना होगा, वहाँ से निकलेगा आपके लिए अमृत बेसिकली, और जब आप अमृत ले लेंगे तो आप जो हैं वो आपको आपकी हत्या नहीं हो सकती, और जब आपकी हत्या नहीं हो सकती तो तीनों लोग हैं वो आप जीत जाएंगे दोबारा से। तो होता यूँ है कि देवतागण जो है सब डिसाइड करते हैं कि हम समुद्र मंथन करेंगे। तो जब ये सब कुछ डिसाइड हो रहा होता है तो उन्हें लास्ट में पता चलता है कि बिना असुरों की शक्ति के हम ये नहीं कर सकते। तो वासुकी जी जो है वो समुद्र मंथन के लिए वो बेसिकली चर्न करने के लिए उसको उनका यूज़ किया जाता है, और विष्णु भगवान जी का जो रूप बनता है कछुए का वो उसके नीचे आता है, एंड दोनों साइड से वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब होता ये है कि सबसे पहले विष निकलता है बाहर, सॉरी इससे पहले सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा वो आधा आधा असुरों में और आधा ही देवताओं में बटा जाएगा। लेकिन होता यूँ है कि सबसे पहले निकल आता है विष, और विष जैसे ही निकलता है हलाहल कोई नहीं उसे लेना चाहता, तब महादेव जी आते हैं और उसे ले लेते हैं। अब उसके बाद निकलती है धनवंतरी, और धनवंतरी के साथ निकलता है अमृत। अब होता यूँ है कि जैसे ही अमृत निकलता है उससे जितने भी असुर हैं वो उसे उठा के भाग जाते हैं। तो देवता फिर परेशान हो जाते हैं और वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि कुछ कीजिए। अब विष्णु भगवान जी यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वो मोहिनी अवतार लेंगे। तो जब विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेकर जाते हैं और जितने भी असुरों को उन्हें मोहवास में जो है वो फंसाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक आइडेंटिटी का नाम आता है स्वर भानु, मोस्ट क्लेवरेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अब इस स्वर भानु को पता होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो मोहिनी के मोह में नहीं आता। सबसे पहले क्वालिटी राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी की, वो इतना ज़्यादा फोकस होता है अब किसी भी चीज़ के लिए कि उसे कोई मतलब डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता बेसिकली। मोहिनी, अगर आप शिव पुराण में जाते हो ना, वहाँ पे एक स्टोरी ऐसी से बेसिक कि जब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था तो उसमें शिव भगवान का जो ओजस था, जो तेज था, वो क्षण हो गया था उनको देख के प्राकृतिक रूप से, और वही जो क्षण हुआ उनसे छीना गया जो उनका ओजस था वही वायुदेव ने कलेक्ट किया था और वही अंजनी के गर्भ में डाला था, और जहाँ से बाद में जाके हनुमान जी पैदा हुए थे। तो सोचिए मोहिनी जो इतना ही ज़्यादा आकर्षक थी उसको भी देखकर स्वर भानु का मन नहीं ललचाया, और वो उसको लग गया था पता कि कुछ हो रहा है, देन ही वो मोह में नहीं आया बेसिकली। तो अब क्या हो रहा था कि विष्णु भगवान जी जो है मोहिनी के अवतार में जो अमृत था वो उन्होंने ले लिया, एंड वो सबको लाइन में पिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो देवों की लाइन चलती थी, सबको पिला रहे थे, और स्वर भानु भी वहाँ पे जाके बैठ गया। अब हुआ ये कि जब अमृत बांटना शुरू किया गया तो जैसे ही स्वर भानु ने उसे पिया, अभी तक वो गले तक पहुंचा था, और सूर्य और चंद्रमा ने उसी पॉइंट पे बता दिया विष्णु भगवान को कि ये जो है वो राक्षस है। वैसे ही विष्णु भगवान अपने अवतार में आए और उन्होंने गला काट दिया राहु का। अब यहाँ से जनरेट होता है फियर राहु के अंदर, राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी के अंदर। हुआ यूँ कि जैसे ही गला कटा, ऊपर वाला हिस्सा राहु बना और नीचे वाला हिस्सा केतु बना। तो अब इस स्टोरी से समझने को क्या मिलता है, जब हम मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ में जाते हैं बेसिकली तो वहाँ से पता चलता है कि एक राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी किस तरह से बिहेव कर सकती है बेसिकली। तो अब यहाँ से हुआ ये कि जब उसका गला कट गया देन इट क्रिएट्स अ फियर इनसाइड दैट पर्सनैलिटी, मतलब जो भी राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर वो फियर आ जाएगा। अब इस बात को समझिए कि एक इंसान है जो किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड है, जैसे राहु अमृत से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, उसको वो मिला, उसके लिए वो इतना पॉजेसिव था कि मतलब इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था कि उसने खुद का गला तक कटवा लिया। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखा जाए तो मान लीजिए एक इंसान है, मतलब बहुत बेसिक सा लेता हूँ, एक कोई भी पर्सन है वो दूसरे पर्सन से ऑब्सेस्ड है, तो वो क्या करता है,
अब उसको वो पर्सन इस हद तक चाहिए होता है कि उसको उसके लिए डर पैदा हो जाता है कि ये छोड़ के ना चला जाए, और वही ऑब्सेशन जो है वो पॉजेसिवनेस में कन्वर्ट होता है एंड लास्ट में जाके कंट्रोल में चला जाता है। अब ये पर्सन, मान ली 2 पर्सन रिलेशनशिप में है, एक लड़का है एक लड़की है। अब लड़का लड़की से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है डर के लिए कि कहीं खो ना दूँ, और पॉजेसिव हो जाता है एंड देन वो सडनली कंट्रोल करना शुरू करता है और सामने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी की करैक्टरिस्टिक्स में आता है। भले ही वो कितना भी क्लेवर होगा, भले ही उसमें सब कुछ होगा, लेकिन ये जो फियर है ये ज़रूर होता है ऐसे इंसान के अंदर। कुछ होते नहीं, वो नार्सिस टाइप के कुछ लोग होते हैं, ये मतलब थोड़ा नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ मैं, बट जब राहु किसी का ख़राब होता है ना, तो ऐसा इंसान क्या करता है कि मान लीजिए उसे कोई इंसान चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए पहले सब कुछ करेगा या सब कुछ करेगी, जेंडर वाइज मत लीजिएगा। तो वो उस पे इतने एफ़र्ट्स देगा एंड जैसे सडनली उसे वो चीज़ मिलती है, वो एफ़र्ट्स देना बंद कर देगा, क्योंकि अब वो राहु से कन्वर्ट होकर केतु बन गया ना। तो यही है राहु की भूख नहीं मरती कभी बेसिकली। तो वो ऑलवेज़ इन हंटिंग कि ठीक है अमृत मिल गया, आपको चोर हंट करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ राहु की लोगों में आती है। लेकिन इन सब बातों को सुनकर ये मत सोचिएगा कि राहु हमेशा गलत ही होता है। अगर राहु एक कंट्रोल वे में है, यानी कि ऑब्सेशन है चीज़ों को करने का, चीज़ों को पाने का, और मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है ऐसा इंसान अपने गोल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तब तक वो ठीक है। गलत वो तब हो जाता है जब चीज़ें मिलने के बाद वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, या वो चीज़ें ना मिले तो वो गलत तरीके यूज़ करना शुरू कर देता है। कई बार होता नहीं है कि केसेस आते नहीं हैं, जैसे किसी लड़के को कोई लड़की नहीं मिली तो वो तेजाब डाल देगा कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। ये सब मतलब ख़राब हुए राहु की चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब राहु को कंट्रोल करना है तो केतु का एलिमेंट आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। केतु यानी डिटैचमेंट, केतु यानी मोक्ष, यानी आप, अब आपके अंदर केतु है ना, तो आप किसी चीज़ के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ से आसक्त नहीं है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और केतु की जो क्वालिटीज़ हैं वो खुद के अंदर लाना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअल होना, इसलिए बोलते हैं पूजा पाठ करना चाहिए। अब होता ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। वो मतलब पहले आपको बेसिकली मैं ये समझाता हूँ कि किस तरह से होता है। देखिए हमारा ना 7 चक्र होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, और सबसे नीचे वाला चक्र का नाम होता है क्रिएटिव चक्र, जहाँ पे राहु वास करता है। वो चक्र होता है मतलब ऑब्सेशन का, कुछ पाना है, देन दैट समथिंग लस्ट वगैरह जो भी है, जो सब कुछ वहीं होता है। वहाँ पर एक कुंडलिनी शक्ति बैठी होती है, वहाँ से ऊपर तक आपके यहाँ पे इस चक्र तक जो है वो ट्रैवल करती है, और यहाँ पर जाके आपका केतु होता है जहाँ पे आपकी सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, आप किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ में नहीं है बेसिकली, तो आप जो है ना वो डिज़ायर से, वो ऑब्सेशन से, किसी चाहे पर्सन है चाहे थिंग्स है, चाहे आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, उन चीज़ों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नॉन वेज तो मतलब खाना बहुत ज़रूरी है, हमारा फेवरेट है, ऐसा वैसा है। अब बेसिकली बात ये होती है, देखा बुरा मत मानिएगा, जानवरों का जो चक्र, जानवरों में भी चक्कर होते हैं, तो उनका जो लास्ट चक्कर होता है ना जानवरों का, वो हमारे चक्कर से एक लेवल नीचे होता है। तो जब आप किसी जानवर को खाते हो ना, उसकी एनर्जी अंदर कंज्यूम करते हो, तो आप अपने चक्र का लेवल डाउन करते हो। अब जानवरों में होता क्या है बेसिकली कि उनको खाना मिल रहा है किसी से, देन सडनली कोई और आता है उनका जानवर खाना खाने, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं। मतलब वो है ना कि लड़ाई हमेशा, और लस्टफुल तो हमेशा रहते हैं जानवर, हमेशा रहती है उनके अंदर, वो किसी से भी लड़ जाना, कुछ भी कर जाना, रिएक्ट कर देना। तो जब आप नॉन वेज खाते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आने शुरू हो जाती हैं, मतलब आप राहु को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो। लेकिन जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, अब होता है कि आपकी एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है, आपके चक्र खुल रहे हैं, आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इससे होता ये है कि जितने भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते आपकी लाइफ में, या ऐसी डिज़ायर्स हैं जो नहीं भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आपकी लाइफ से कट होना शुरू हो जाता है।
देखिए राहु बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है, एक सोच है कि ये चीज़ मुझे मिल गई तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है चीज़ों को देखने का, और सडनली यू रियलाइज़ कि जिस चीज़ को मैं इतना पसंद कर रहा था, या जिस चीज़ के लिए मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा था, या कोई चीज़ मुझे चाहिए थी, वो सडनली इतनी ज़रूरी है भी नहीं। मतलब अब आप काम कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स में बिल्कुल कमी नहीं ला रहे, लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं भी मिल रही है तो भी आप खुश हो। ये होता है केतु एलिमेंट। अगर ये आपकी लाइफ में है ना, आप मतलब आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है यार, जिसको कुछ नहीं चाहिए? साधु संतों के पास जाओ, जिन्होंने मतलब मोक्ष ले ही लिया ऑलमोस्ट, उन्होंने सारी डिज़ायर छोड़ दिए। उनसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई उन्हें पसंद करता है नहीं करता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे आर मतलब चिल लाइक गाय, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही केतु एलिमेंट, उनका तो एक्सट्रीम है ना, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन हमें तो इस दुनिया में रहना है, तो माया की में तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बेसिकली राहु एंड केतु के बीच में। तो राहु को बैलेंस करने के लिए केतु का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीका तो ये है अपने राहु को ठीक करने का ना। दूसरा तरीका ये है कि हम सन को ठीक कर लें अपनी कुंडली में, क्योंकि राहु जो है ना, देखो राहु एक बहुत पावरफुल ग्रह है। वो ऐसा इंसान है जो किसी से लड़ाई नहीं लड़ता, उसे लड़ना है तो सीधा राजा से लड़ना है, सन से लड़ना है। वो सीधा सूर्य ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है। वो बोलता है छोटे मोटे लोगों से मुझे लड़ना ही नहीं है। तो जब आपकी कुंडली में राहु को अगर आपको स्ट्रॉन्ग होने से बचाना है, मतलब तो आपको सबसे पहले सन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य ठीक होगा, अब देखो राहु है क्या, राहु एक धुंध जैसी है, जैसे एक इल्यूज़न टाइप का है। अगर उस पर लाइट पड़ती है ना सन की, तो वो इल्यूज़न छटता है। जैसे सुबह सुबह आप देखते होंगे सर्दियों में धुंध पड़ती है, और जैसे ही सूर्य निकलता है वो धुंध छटना शुरू हो जाती है। वैसे वही है, जैसे ही वो इल्यूज़न ख़त्म होगा, जैसे ही सन आएंगे वो इल्यूज़न आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सन का आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोलूँगा मैं, बट हो सके तो सूर्य उगने से पहले उठना और सूर्य की रेस को लेना, अपने ऊपर लेना, और सूर्य को नमस्कार करना। ये बहुत बेसिक रेमेडी है। इससे होगा ये कि आप धीरे 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 चेंज देखेंगे कि किस तरह आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो रहा है और आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है लाइफ में। अब बेसिकली एक फ्रेंड है, उसकी कुंडली में था एक योग, राहु शुक्र और सूर्य का एक साथ कंजक्शन था। तो अब ऐसे इंसान को बहुत चार्म देता है इंसान, मतलब जहाँ भी ऐसा पर्सन जाएगा उसको देख के सारे ऐसे हो जाएंगे कि मतलब यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। अब बेसिकली क्या है कि उसका जो पार्टनर है, मुझे नहीं पता उसकी कुंडली में क्या है, बट आइडिया लगा सकता हूँ कि उसको वो जो है वो राहु से डोमिनेट है। अब सोचिए एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बहुत चार्मिंग है, जिसके लिए लोग बहुत पागल हैं, उसका पार्टनर राहु डोमिनेट हो, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना। एंड वो वही करता है, वो उसे कहीं बाहर जाने से रोकता है, ये कपड़े नहीं डालने, वो नहीं करना, ऐसा वैसा करना। इसलिए राहु का आपकी लाइफ में कम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो अगर किसी ऐसे पर्सन से आप टकरा गए तो आप तो उससे पागलों की तरह ऑब्सेशन हो जाएगा। अब तीसरा जो ग्रह है, अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं राहु को ठीक कर रहे हैं, और वो है आपका शनि। एक बात बोलते हैं कि शनिवत राहु, मतलब जब शनि बिगड़ता है तो वो राहु बन जाता है, लेकिन जब राहु को सुधारना हो तो शनि का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? शनि जो है वो पेशेंस है, वो मैच्योरिटी है। तो राहु को जो है ना वो बहुत चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए। वो बोलता है कि ऐसे नहीं यार, मेरे को अभी के अभी दे दो जो भी देना है। लाइक वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। जैसे ये पहले क्या होता था, लोग ग्रोसरीज लेने जाया करते थे बाहर, हाल ही में अभी ब्लिंकिट आया है, 10 मिनट में आपको मिल जाता है। तो वो किसने किया? वो राहु ने ही किया है। वैसे लोगों ने ही बनाई है वो चीज़ जो राहु से डोमिनेट होते हैं। तो यहीं पे जब आप शनि को डालते हो, देन यू आर बीइंग पेशेंट विद दैट थिंग्स, कि मैं वर्क कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, वो जब होंगी तब होंगी, लेकिन मैं उस चीज़ से मतलब वो हड़बड़ाहट नहीं है आपके अंदर। और किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है यार कि यू हैव टू बी पेशेंट, इवेंचुअली वट एवर इज़ योर्स यू विल फाइनली गेट इट। तो ये होता है लाइफ में ऐसा, हड़बड़ी में चीज़ें पा लेना और फिर उससे खुश ना होना, उससे बहुत बेटर है कि आप पेशेंस रहें। इसलिए शनि का एलिमेंट आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब शनि का एलिमेंट लाएं कैसे? सबसे आसान चीज़ है, घर पे
अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाएं, घर में झाड़ू लगाएं, बर्तन धोएं। मतलब आपको अजीब लग रही होगी बात, लेकिन जो शनि के कार्य ही ऐसे हैं जिसमें हार्ड वर्क लगता है। जो आपके जितने भी निम्न स्तर के काम करने वाले लोग होते हैं उनसे अच्छे से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको शनि को ठीक करना है। आप देखेंगे आपके अंदर ना एक चेंज आता हुआ मिलेगा, बहुत काम हो जाएंगे। कोई काम बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आ रहे हो हर दिन काम कर रहे हो। अब बहुत बातें कर ली हमने राहु के बारे में, आपको एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा। इसके बारे में हम हर घर पे कुंडली में राहु किस तरह से रिएक्ट करता है वो बाद में बनाएंगे वीडियोस। अब हम आते हैं पेंटिंग के ऊपर कि ये पेंटिंग क्या बताती है राहु के बारे में, जो मुझे बेसिकली बताना है। कहाँ एस्ट्रोलॉजी में चला गया इतना ज़्यादा मैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे पेंटिंग के बारे में। तो ये जो पेंटिंग है ये डेडिकेटेड है बेसिकली टिपिकली राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लिए। तो आप एक देख सकते हैं, एक साइड एक इंसान बहुत काम है एंड दूसरी साइड आप देख सकते हैं एक इंसान मतलब राहु ही है बेसिकली। तो हम पहले राहु की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे दैट आई, एक ऐसी आँख जो कभी शांत नहीं बैठती, जो कंटिन्यूसली देख रही है सब चीज़ों को, उसे कंटिन्यूसली डिज़ायर्स हैं उसके अंदर, वो वॉच कर रही है, उसे क्या नया मिल सकता है वो देख रही है, वो चाहत है उसके अंदर हमेशा के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ़्ट से जब आप जाते हैं दैट फ्लावर्स एक बहुत ही मतलब खिले खिले से फ्लावर्स हैं सुंदर, एंड देन सडनली आप जैसे ही राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं वो मुरझा जाते हैं। यानी एक ऐसी डिज़ायर है जो मिलने के बाद ही ख़त्म हो जाती है और उसको इन द एंड कुछ मिल नहीं पाता। इजिप्टियन मिथोलॉजी में ना एक स्टोरी है इससे रिलेटेड छोटी सी। वहाँ पर एक मतलब वहाँ पर जो है राहु को एक सरपेंट के रूप में देखा गया है, सांप के रूप में। तो एक स्टोरी है उसमें सरपेंट का नाम होता है मतलब सांप का नाम होता है डेल पाकर के। वो क्या करता था, वो जैसे ही सुबह सुबह होती थी तो वो ना सूर्य के पीछे भागना शुरू कर देता था और वो पूरा मतलब पूरा दिन भर उसने सूर्य को चेज़ करना। एंड जब वो सूर्य के करीब आता था तो सूर्य के जो इर्द गिर्द के जो सिपाही थे वो उसको कट कर देते थे पीसीस में और वो ज़मीन पे जाके गिर जाता था। अब होता ये था कि रात को वो पीसीस जो थे वो दोबारा जुड़ जाते थे, वो पूरा दोबारा सांप बन जाता था और जैसे ही अगला दिन होता था वो फिर से जाकर जो है वो सूर्य के पीछे भागता था। तो वो एक लूप साइकिल है, एक साइकिल दिखाई जा रही है कि किस तरह से उसे कुछ चाहिए था, वो ये फ्लावर्स दिखा रहे हैं, और किस तरह से वो कट गया एंड देन वो मुरझा गया एंड वो सडनली दोबारा जाता है और उसे दोबारा चाहिए। तो वो एक एंडलेस साइकिल में घूम रहा है। वही आपका राहु है। वो क्या दिखाने की कोशिश करता है, राहु आपको ये दिखाता है, ये गोल्डन हॉर्न, कि ये वो मतलब एक क्राउन की तरह दिख रहा होगा आपको कि ये वो बहुत बड़ी डिज़ायर है जो मिल जाएगी तो खुशी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक इल्यूज़न है जो राहु दिखा रहा है। तो आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, मिल गई देन उसके बाद आप दूसरी चीज़ के भाग रहे हो, मिल गई देन तीसरी के भाग रहे हो, और आपकी थ्रू आउट लाइफ जो है वो वैसे ही जाने वाली है। लेकिन जैसे ही आप लेफ़्ट साइड पे आते हो आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत काम है अपनी चीज़ों में, उसके अंदर डिज़ायर्स हैं, उसके अंदर भी राहु का एलिमेंट है इस साइड, बट उसके अंदर केतु का एलिमेंट भी है कि ठीक है कोई चीज़ नहीं मिलती देन इट्स ओके। मतलब वो काम कर रहा है लेकिन काम का रिज़ल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खुश है वो जहाँ है जैसा है। तो आप देख रहे हो इस इंसान के अंदर इतनी पेशेंस है कि खुद बटरफ्लाइज आके इसके ऊपर बैठी हुई है और वो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉफ्टनेस कामनेस ये जो है वो वीकनेसेस नहीं है। ये जो पेशेंस है ये इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी चीज़ को ना छोड़ना जानते हो ना, किसी चीज़ को छोड़ देते हो कि ठीक है मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो उस पॉइंट पे। और ऐसे ही इंसान को लास्ट में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है ऐसे इंसान को। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे राहु का एलिमेंट तो है आपके अंदर, बट केतु की भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं कि केतु को अपने लाइफ में लाने के लिए स्पिरिचुअल बनिए, सन को ठीक कीजिए, सैटर्न को ठीक कीजिए, और आप देखेंगे आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट होगा जहाँ पे आपके अंदर डिज़ायर्स तो हैं बट वो पूरी नहीं भी हो रही तो भी आप खुश हैं। और होता क्या है ना कि जब किसी के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं तो वो उनको पाने के लिए तड़पता है, तो कई बार जो है ना वो गलत चीज़ें करना शुरू कर देता है कि मैं साम दाम दंड भेद लगाऊंगा, कुछ भी करूँगा लेकिन मुझे वो मिलना चाहिए। जब मिलता है तो उससे खुश नहीं रहता। लेकिन जब वो केतु की एलिमेंट को लेता है तो अब उसको ऐसा है कि
वो बहुत शांत है, वो अपना काम कर रहा है, तो उसके अंदर वो हड़बड़ाहट नहीं है और उसके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस खुद आता जाता है। और ऐसे इंसान को चीज़ें लास्ट में मिल भी जाती हैं, लेकिन फिर भी उसे पता है कि आज मेरे पास चीज़ें हैं, शायद ये आज ये बटरफ्लाइज मेरे पास हैं, कल को उड़ जाएंगी, पर उसे इसी से फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो शांत है। तो यही है इस पेंटिंग का पूरा जो भी चिट्ठा है। तो ओके, तो यही था इस पेंटिंग के बारे में। अब हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी राहु इन द फर्स्ट हाउस, देन सेकंड एंड 12 हाउसेस तक, और अलग अलग साइंस में वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मुझे ये बता दो आपको कौन सी पर्सनैलिटी चाहिए, ये राहु वाली जो बहुत डोमिनेट कर रही है, एक या केतु वाली जो जिसके पास कुछ ना भी है तो भी खुश है और वो चाहत है लेकिन वो उस पर आसक्त नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा सा पॉइंट छूट गया है मेरे से, वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि राहु की जो पर्सनैलिटी है राइट साइड वाली वो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ देखोगे आप इसको। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, और अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम राहु को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते।